और भारत का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में नेपाली ने बहुत पहले ताड़ लिया था। और कुछ पंक्तियां जिन्हें हम सब आप सब आंदोलनों के दौरान गुनगुनाते हैं, कहते हैं, मैं उन्हीं पंक्तियों से अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहा हूं। नेपाली ने कहा था कि धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, हर कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, आप जैसे पुजारी अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। विस्तृत चर्चा होगी और आप जिस तरह से अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे होंगे छोटे छोटे समाचार के रूप में कि सरकारी उपक्रमों को किस तरह से बेचा जा रहा है, इसकी भनक नेपाली को थी। और आज आप चंपारण की धरती पे इकट्ठा हैं, डेलीगेट साथी हैं, आप सब हम वामपंथी राजनीति करने वालों के नस के जैसे हैं जो खून का प्रवाह करता है। आप शाखाओं से नेतृत्व को जोड़ते हैं। इस सम्मेलन के बाद आप अपनी शाखाओं में जाइए तो यहां से जो ऊर्जा आपने समेटा है उस ऊर्जा का प्रवाह वामपंथी राजनीति को फैलाने में कीजिए। क्योंकि याद रखिए, ये जुमले गढ़ने वाले लोग चाहे कुछ भी कर ले, पूरे विश्व से साम्राज्यवाद और पूंजीवाद हार रहा है। और ये कहा जाए कि विश्व का पूंजीवाद आज आईसीयू पे बैठा हुआ है, आईसीयू में है। आईसीयू के बारे में कहा जाता है कि उसको तरह तरह की मशीनी सुविधाएं देकर उसको जिंदा रखा गया है। तो विश्व का पूंजीवाद भी आज हार रहा है और यह हारता हुआ पूंजीवाद नग्न रूप में हम सबके समक्ष है। और इस नग्न रूप की सच्चाई यह है कि तमाम तरह के हथकंडे वामपंथ को दबाने के लिए किए जा रहे हैं। गरीब, मजदूर, मजलूम, मेहनतकश लोगों की आवाज दबाने के लिए ये पूंजीवादी तबका अपने हर तरह के हथकंडे को अपना रहा है। आपको पूरी मजबूती के साथ लेनिन और मार्क्स के उन शब्दों को याद रखना चाहिए जो उन्होंने अंतिम समय तक भी कहा था। मैं बताना चाहूंगा, कामरेड साथी बताएंगे, 1917 की जब रशियन क्रांति हुई थी तो उस समय के सारे पूंजीवादी खेमे में यह हड़कंप मच गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और लगभग कुछ दिनों के बाद लगभग 12 देश की पूंजीवादी सेनाओं ने रूस पर आक्रमण किया। और एक ऐसा देश जो अभी खुद ही संभल नहीं पाया था 12 देश की सेनाओं से कैसे लड़ता, लेनिन ने एक सीख दी थी कि वैचारिक लड़ाई लड़ो। और वो वैचारिक लड़ाई क्या थी? वह सिर्फ यह थी, और लेनिन ने उन तमाम देशों को, उनके मजदूरों को, उन मेहनतकश जवानों को, उन गरीब घर में पैदा हुए सैनिकों को एक खुला आमंत्रण दिया कि हम तो आपके लिए और आपके यहां तक पहुंचने वाले हैं। आप हम देशों का खून बहा रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। और उसका प्रभाव यह पड़ा कि सेनाओं ने लड़ने से इंकार कर दिया, किसानों ने राशन की सप्लाई रोक दी। और इंग्लैंड में वहां के पार्लियामेंट में जब जॉर्ज ने या अपने सेनाधिकारी से बुला करके उनका मार्शल किया और कहा कि बोल्शेविकों पर गोलियां क्यों नहीं चलाई जा रही है, उसने जवाब दिया कि मैं बोल्शेविक इन्फ्लुएंजा से अपने सैनिकों को बचाना चाहता हूं। और मैं थोड़े से और स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि वो हम वामपंथियों को एक तरह का छूत समझते थे। उन्हें यह भय था कि अगर वामपंथ का प्रवेश हमारे सैनिकों और हमारे किसानों में हो गया तो ये संसद के सत्ता भोगने वाले हम लोग हम यहां से खदेड़ दिए जाएंगे। यह मेहनतकश और किसानों की आवाज है। साथियों, तमाम वक्ता बैठे हुए हैं, थोड़ा सा समय और संचालक महोदय से लेकर के आग्रह, क्योंकि मर्यादा है, सारे सत्र को संपन्न करना है समय पर। एक और बात, हम लोग अक्सर, हमारे एक मित्र है नौतन से आते हैं जो हमेशा पैंट का टोपी पहन करके रहते हैं, आप पीछे बैठे हुए पीछे हैं, उस फेल्ट कप टोपी पहनने वाले उस भगत सिंह की एक बात को मैं जरूर आपके साथ कोट करना चाहूंगा
भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई, जस्टिस ए.के. गांगुली की वो खंडपीठ थी, जस्टिस ए.के. गांगुली की वो खंडपीठ थी, और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जब भी आते तो डग में खड़े होते और उन्होंने एक मात्र नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ए.के. गांगुली ने एक बार उनसे पूछा कि भगत, यू ऑलवेज रिपीट इनकलाब जिंदाबाद, व्हाट इज इट्स मीनिंग? तुम हमेशा एक भगत इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हो, इसका मतलब क्या है? और मैं आपके सामने वो शब्द रख रहा हूं जिसे भगत सिंह ने कहा, और भगत सिंह ने कहा कि मिलॉर्ड, मेरा इनकलाब वह इनकलाब है, उन किसानों का इनकलाब है जो भूखे पेट जमींदारों के खेत में काम तो करते हैं, लेकिन शाम को 2 रोटियां उन्हें नसीब नहीं हो पाती। मेरा इनकलाब उन कामगारों का इनकलाब है जो आपके इन साजिंदों के लिए, आपके इन कामगारों के लिए मलमल की टोपियां बनाते हैं, मलमल के ड्रेसेज बनाते हैं, लेकिन खुद अधनंगे रखते हैं। मेरा इनकलाब उनके लिए है, मेरा इनकलाब उनके लिए है जो आपके लिए बड़े बड़े भवन तो बनाते हैं, लेकिन खुद रात में आकाश के नीचे चुपचाप सो जाते हैं। वही मेरा इनकलाब है और वो जिंदाबाद रहेगा। तो साथियों, आप सबकी आवाज मजलूमों की आवाज है, और यह चंपारण की धरती हमेशा उन पीड़ितों की आवाज रही है। हमने यहां मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया है। हमने रघुनाथ अहिर को स्वतंत्रता आंदोलन के पन्नों तक पहुंचाया है। आवश्यकता पड़ने पर हमने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ शरण भी दिया है। ये तमाम बातें हैं। फिर किसी मंच से हम लोग इस बात को कहेंगे, फिर इनकलाब बुलंद करते हुए और फिर से उन पक्तियों को कहते हुए कि अगर आप अपने सामने किसी अन्याय को देखते हुए चुप रह जाते हैं तो याद रखिए अगली बारी आपकी है। और मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ जिसे मैंने खुद रचा है उसे आप सुने, और वही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि अबलों पर शासन सबलों का, अबलों पर शासन सबलों का, जुग जुग का यह किस्सा है, लेकिन यह जो अपराध हुआ उसमें अपना भी हिस्सा है, उसमें अपना भी हिस्सा है, उसमें अपना भी हिस्सा है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल आजाद जी को अपनी बातों